This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे how to bridge the gap of payment. जो हमें पेमेंट ड्यू नज़र आ रही है फ्यूचर में, डेफिसिट जो हमारे पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल है उसको हम कैसे ब्रिज करें, और इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने एक बैंकर को दावत दी है. His name is Shaim Ali. He's heading the economic team of Standard Chartered Bank. But as part of a very big international bank, we try to explore कि एक तो ये deficits क्या हैं, what is the depth of the deficit and how that can be filled in. Shaim sahab, welcome to the show. Thanks for taking your time. आप जैसे लोगों को बुलाने का एक मकसद ये है कि you represent a very big institution which has a very international big reach, and you look at countries in a different way than the local banks do. तो आपकी जो स्टडीज़ हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की, हाउ डीप इज़ द क्राइसिस हियर इंटरनली भी हमारा जो डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट कह रहे हैं कि 2.1 बिलियन पे पहुंच गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर, बिग इंक्रीज. हमें बड़ी बड़ी पेमेंट्स ड्यू हैं दिस ईयर इंटरनेशनली. लोकल डेफिसिट तो आपको पता ही है बिलियन से ज़्यादा का है. तो आप लोग कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान को एज अ कंट्री एंड व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस कैन यू कम अप विद? Solutions so definitely हैं, but the problems are very very deep and very structural in nature. मतलब जो रिफॉर्म्स जिनकी ज़रूरत थी, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स हों, टैक्स रिफॉर्म्स हों, वो करे नहीं गवर्नमेंट ने, डिस्पाइट बीइंग इन IMF प्रोग्राम एंड डिस्पाइट कमिटमेंट्स. We saw very little progress on all of these measures. So hence we are back to square one. और जो टाइम हमें मिला था बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट $8 बिलियन जो IMF ने पाकिस्तान को दिए हैं, वो टाइम भी ख़त्म होता जा रहा है बिकॉज पेमेंट स्टार्ट हो गई हैं इस साल. सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन. मैक्सिमम आई थिंक जो करंट हमारी ट्रजेक्ट्री है, it won't last us beyond 2012. We'll probably face another balance of payment crisis, a very significant one. Similar to 2008 जब रुपी devalued by 28%, record high inflation हमने देखी है उसके बाद. So हम उसी situation में वापस जा रहे हैं, और उसको रोकने का एक ही तरीका है कि हम किसी तरह reforms करें. अब ये भी बात है कि election year है, this year is going to be another election year. वक्त था तो किया नहीं, अब election आ गया. अब election year में reforms generally होते नहीं हैं, और जो reforms किए गए हैं वो भी roll back कर लिए जाते हैं. सब्सिडीज ज़्यादा दी जाएंगी, हैंड आउट ज़्यादा दिए जाएंगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एक्सपैंड किया जाएगा. रिकॉर्ड स्पेंडिंग एक्सपेक्टेड है जो कि हर इलेक्शन ईयर में होती है. एंड सो वी थिंक कि इट विल बी अ वेरी चैलेंजिंग ईयर इन मैनी वेज, और इसको अब ठीक करने का जो है ऑप्शन जो है बहुत लिमिटेड रह गए. हमें फिर से IMF के पास जाना पड़ेगा. देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट. हमें जो है एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, एज इन रेजिंग आवर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स 20% के करीब मज़ीद बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है कोई. क्योंकि आपकी गवर्नमेंट, सक्सेसिव गवर्नमेंट सिंस 1970s की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से आप यहाँ पे पहुँच चुके हैं. और अब आप अगर नहीं करते तो आपके पास एनर्जी नहीं होगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, गैस तो ऑलरेडी गायब होती जा रही है. So it's a very difficult situation, or you'll need at least 3-4 years of serious reforms कि आप इसको वापस sustainable path पे लेके आ सकें. ये जो आपने बात की ना, बहुत ही बिल्कुल सही की है कि असल तो मसला IMF ने कभी हमें नहीं कहा था. अगर सपोज IMF ना होता, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक कंसोर्शियम लीड कर रहा होता फॉर लेंडिंग, गिविंग सपोर्ट टू पाकिस्तान इन 2008, योर बैंक वुड हैव पुट द सेम कंडीशंस और asked for the same commitments as we did with in the case of IMF. As a lender, you want your money to be back. For that, you need to have a surplus in your balances. तो लोग जो है ना IMF के मामले को बड़ा पॉलिटिकल करते हैं, और IMF तो अब इस तरह से रूठा है हमसे कि मुझे लगता है कि जब हम बुलाएंगे भी तो वो नहीं आएगा अब. तो इस सूरत में क्या एक कोई पॉसिबिलिटी है? हमने पीछे मैंने ऐसे बैंकर देखा बहुत पहले कि बहुत जब यूरोपियन कंट्रीज खासतौर से ट्रबल में आती थी, दे वुड नॉट गो टू IMF, rather they would come to a consortium of banks, offer good rates to raise a standby credit limit, which would be a support. Like अगर कोई consortium international बैंकों का बन जाए, say led by Standard Chartered Bank, which says we are ready to give a overdraft of say 10 billion to Pakistan whenever is required, that letter itself can give a very very strong support to a country like Pakistan. Now,
मैं एक नाम नहीं लेना चाहता, 2-4 कंट्रियों के साथ हमने ऐसा किया है, whenever they felt a situation like this. Do you see that a possibility given the tight situation of the market these days? Well, पहली चीज़ तो आप ये देखें कि रिकॉर्ड बोरोइंग गवर्नमेंट ने की है फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर इन द लास्ट 4 years. सो इन एसेंस ऑलरेडी हम IMF से तकरीबन 3 times ज़्यादा पैसे बैंकिंग सेक्टर ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर चुकी है इन द लास्ट 3 years. अगर IMF ने 8 बिलियन दिए हैं तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 40 बिलियन के रफली दैट्स द जो आपकी डोमेस्टिक फाइनेंसिंग हमने प्रोवाइड की है. सो इन एसेंस वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग दैट हेल्प जो अवेलेबल है हमारे पास. 60% ऑफ बैंकिंग एसेट्स टुडे आर विद द गवर्नमेंट. मतलब कि 60% जो भी हमारे पास पैसे थे बैंकिंग सेक्टर के अंदर वो हम ऑलरेडी दे चुके हैं गवर्नमेंट को. सो very large. सो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट. एंड अब इंटरनेशनल लेंडिंग अगर डॉलर टर्म्स में की जाए तो वो ऑब्वियसली हमें भी पैसे रेज करने पड़ेंगे फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट्स. अब उसकी कॉस्ट होती है. अब इज पाकिस्तान विलिंग टू पे 14-15% interest 14-15%? on its dollar lending? I mean ये commercial market rates हैं इस वक्त for Pakistan. अगर ये commercial market से आके borrow करता है, that's why we think IMF is a better option क्योंकि IMF 4.5% के ऊपर lend करती है to Pakistan. World Bank, ADB भी तकरीबन between 1.5 to 4% के करीब इनकी interest rates हैं. So that is probably a more feasible option for Pakistan. लेकिन जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हुई आपने देखा कि हमने कहा था स्टेट बैंक से बोरिंग जीरो करेंगे, हमने बढ़ा दिया. हमने कहा था ये करेंगे, वो सब कुछ नहीं किया. The matter has gone to the extent कि it's becoming political, very I've never seen this anywhere in the world. कि जब IMF हमसे नाराज होकर साइड में चला गया तो recently about 10 days ago they just issued a statement saying कि आप वाली बात कि जो टैक्स रिफॉर्म्स करने थे वो तो गवर्नमेंट करती नहीं, उनके अंदर गट्स नहीं है कि असेंबली में जाएं, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएं और चीज़ों पे टैक्स लगाएं. एंड दे इन पॉपुलर प्रेस दे कीप अस ब्लेमिंग IMF फॉर रेजिंग टैक्सेस, जैसे कि अभी LPG पे लगाया. तो IMF तो हैज़ बिकमिंग ए पॉलिटिकल फैक्ट पार्टी बनता जा रहा है यहाँ पे कि दे आर इंटरफेयरिंग इन दैट सेंस very positively, in my opinion, your opinion. These reforms have to be there. We have to balance our book. Whether Standard Chartered says that, or Hong Kong Shanghai says that, or IMF says that, or Mr. A, the lender says, anybody who's a lender, he will say, please balance your book, otherwise how do you repay? तो अब IMF तो इतना बड़ा पार्टी बनता जा रहा है कि I don't think they will try to get in, especially given the fact कि US is also angry with us. तो ये तो ऑप्शन नहीं रहा, मैं समझता हूँ. Some sort of international banking consortium at whatever rate, जैसे आप 14 कह रहे हैं तो शायद 14 ही होगा, यही जाना पड़ेगा. And that would be disastrous for Pakistan. नहीं, I think IMF के साथ हमारे रिलेशंस उस एज पे नहीं गई कि रिवर्स ना हो सके, इसको इम्प्रूव ना किया जा सके. I think IMF is always willing to help and it's not just the last 4 years. अगर आप last 20 years भी उठा के देख लें पाकिस्तान के तो यही प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म्स, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पिछले 20 साल से IMF कह रहा है और हर गवर्नमेंट ने इनको कमिट किया है और किसी गवर्नमेंट ने डिलीवर नहीं किया. So it's not just the last 4 years, it's the last 20-30 years in fact. Since early 90s हम देख रहे हैं कि यही सिलसिला चलता जा रहा है. It's obviously आप पेशेंस होती है, दोनों एजेंसीज के पास फंडिंग कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं और अब हम देख रहे हैं कि IMF से ना सिर्फ ग्रीस बल्कि द रेस्ट ऑफ यूरोप इज आल्सो गेटिंग बेल आउट्स. मेक्सिको ने बेल आउट लिया हुआ है फ्रॉम द IMF और अब तो अरब कंट्रीज भी जो हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, लिबिया, इनके लिए भी IMF के पास इनको भी जाना पड़ा है टू द IMF. सो IMF के पास भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. वो ऑब्वियसली इट विल वांट कि हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करे इवनली, बट अगर इन केस पाकिस्तान वांट्स मोर मनी गोइंग फॉरवर्ड और हम कोई प्रोमिसेस रिफॉर्म्स के नहीं दिखा सकते हैं इनको, तो फिर मोस्ट लाइकली दे विल वांट टू डाइवर्ट दैट मनी टू दोज मार्केट्स. ये जो आपने बातें कही इससे और मुझे कंसर्न हो रहा है कि अब ये नहीं है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल विलिंगनेस की बात सिर्फ नहीं है, इनके पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट भी है. जैसे कि IMF के बारे में एक बात जो कही जाती है वो ये है कि और चीज़ों को आप छोड़ दें, सिर्फ स्टेट बैंक की बोरिंग को ले लें.
शौकत तरीन साहब जब उन्हें IMF प्रोग्राम में गए थे, ही मेड ए कमिटमेंट एज ए सीजन बैंकर, ही न्यू व्हाट द एनी लेंडर वुड आस्क. उन्होंने एक कमिटमेंट ये भी दी थी कि 700 बिलियन के जो डेट स्टेट बैंक का है वो रीपे कर देंगे. आइडिया वाज कि वन दैट मनी गोज बैक टू स्टेट बैंक, द करेंसी इज बर्नड आउट एंड द इन्फ्लेशनरी प्रेशर गोज डाउन, which is a standard demand for IMF anywhere in the world. Any banker would like to see low inflation. वो इतनी ज़्यादा वायलेट हुई कि पहले तो कम हुआ, मार्च 2009 में हम 350 पे गए, उसका बढ़ता गया. एक गवर्नर गया स्टेट बैंक का, दूसरा गवर्नर गया खामोशी से, फिर आखिर में यहाँ ये शौकत तरीन साहब ने भी रिजाइन कर दिया. बाय दैट टाइम द डेट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द स्टेट बैंक हैड रिजन टू 1200 बिलियन, which he mentioned after resigning. उसके बाद शाहिद साहब के ज़माने में 1500 पे पहुँच गया. Gross violation. Any banker would really throw his papers away on this kind of situation. मगर एक फैक्टर लोग कहते हैं why this happened, why IMF did not raise a hue and cry in say 2009. तो कहते हैं Richard Holbrooke used to intervene each time. No, this is probably true. true. This is true. मैंने भी हमारी भी जो इंटरेक्शन हुई है उसमें इंडिकेशंस यही है कि जो IMF और पाकिस्तान गवर्नमेंट की मीटिंग्स होती थी उसमें US ट्रेजरी के जो डिपार्टमेंट के लोग थे, they used to be present there facilitating, not pressurizing, but facilitate किया उन्होंने. And that's one reason why I think ये प्रोग्राम 3 साल चला, otherwise शायद ये पहले साल ही बंद कर देते. But अगर आप ये भी देखें ना कि अगर for instance मनी प्रिंट ना करे गवर्नमेंट, तो इनकी जो डेट लायबिलिटीज़ हैं वो किस तरह पे करेगी, अपनी वेजेस किस तरह पे करेगी, जो इन्होंने जो चीज़ें सर्विसेज खरीदी हैं या जो गुड्स खरीदे हैं उसकी परचेसेस के पैसे किस तरह देगी गवर्नमेंट. सो वो भी एक इशू है कि अगर गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट करती है तो उसकी इम्प्लीकेशंस आर सो सिवियर कि मतलब उससे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग गोज अप, आपकी मार्केट जो है वो कम्प्लीटली फाइनेंशियल मार्केट्स कोलैप्स कर सकती हैं, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक्सट्रीम स्ट्रेस आ सकता है. सो इन दैट सेंस आई थिंक ऑप्शन क्योंकि कोई और नहीं थी तो मनी प्रिंट करना पड़ा है. और आज भी हम देख रहे हैं कि अभी भी तकरीबन 300 बिलियन के करीब इन्होंने जुलाई ऑनवर्ड्स प्रिंट किए हैं, विच इज़ अगेन इंडिकेटिंग कि हम अनसस्टेनेबल पाथ पे हैं. हमारी फिस्कल पोजीशन अनसस्टेनेबल है कि जितना हमारा खर्चा है हमारी इनकम इतनी नहीं है कि हम उसको पूरा कर सकें. So that's end of the day that is the situation. असल तो मसला है कि खर्च ज़्यादा है, आमदनी कम है, आप कर्जे लेके आप कहाँ जाएंगे. एक जो मैंने रिसेंट रिपोर्ट पढ़ी है कि जो हमारा शायद डेट GDP रेशियो हैज़ रीच 60%, which is very very high. चले हम देख रहे हैं 70%, which is already very high, and we are seeing other countries like Greece and others because of their very high debt to GDP ratio. They have been almost been blocked now. They have been forced into reforms. और ये स्टेज हमारे यहाँ भी आ ही गई है, हमारे तो 70% पे ही आ गई, उनके तो ज़्यादा पे आई. और there is no way out other than making these reforms and fixing our balance. और गवर्नमेंट उसके लिए तैयार नहीं है. आपने जैसे कहा इलेक्शन ईयर, the other parties who are like Imran Khan and Musharraf's party, who are trying to come up as an alternative, they also don't talk of anything specific. बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है. हम ये उम्मीद कर सकते थे कि जो नई गवर्नमेंट आए, इमरान खान को क्या फ़र्क पड़ता होगा कि जहाँ जी हम अनपॉपुलर टैक्सेस लगाएंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे. अगर फ्यूडल लॉर्ड्स उनके पार्टी में आ भी गए, उनको लाइक भुट्टो ही कुड से कि आई विल डू लैंड रिफॉर्म वेदर यू लाइक इट और नॉट, इफ़ यू डोंट लाइक गो अवे. मगर nobody is coming up with anything concrete. जी, आई थिंक हम सबको एंड स्पेशली जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको सोचना चाहिए कि हम फोर्स करें हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि वो अपना इकोनॉमिक एजेंडा सामने लेके आएं, स्पेशली गिवन दिस इज द इलेक्शन ईयर. उसको स्क्रूटनाइज किया जाए कि क्या फीजिबल है, व्हाट इज नॉट फीजिबल, क्या रिफॉर्म्स हमें करने चाहिए, विच इज़ टैक्स रिफॉर्म्स, ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जाएं, डेट को कंट्रोल किया जाए ताकि प्राइवेट सेक्टर को बैंकिंग क्रेडिट जो है वो फ्लो करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएं, और एनर्जी सेक्टर की रेजोल्यूशन जो है, आई थिंक दैट ये 3-4 चीज़ें हमें देखनी है. विच एवर पार्टी आई गेस पुट्स फॉरवर्ड द बेस्ट फॉर्मूला फॉरवर्ड, आई थिंक हमें देखना चाहिए सीरियसली. उसको हमें इलेक्ट करना चाहिए. I mean, we should
Like I was in this meeting of Musharraf, and he said something very very strange to me. उसने rates लगाए हुए थे 2007 के और 11 के prices के, and in the speech he said कि I will bring back the 2007 prices, which I found very amusing, and I want to have your comment on that. Can this happen कि you can bring back 2007 prices? इस तरह की बातें करना, आप रुपये को वापस 60 पे ला सकते हैं from 90 rupees to 60. This kind of thing, and people clapped and they were very happy. ये भी पूछना चाहिए था ना किस तरह? That should be the next question. इस तरह की बातें करके तो इलेक्शन लोग जीतना चाहते हैं और जानते हैं कि इससे होना कुछ भी नहीं है. अच्छा, थोड़ी सी अब नीटी ग्रिटी पे आते हैं. ये तो ओवरऑल हमने पॉलिसीज की बात कर ली. मैंने अभी जो रिपोर्ट पढ़ी उसके मुताबिक गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू रेज 500 बिलियन, जो आप कह रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट है थ्रू यूरो बॉन्ड्स. दूसरा वो कह रहे हैं सकूक इशू करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर ऑफ 500 मिलियन अगेन. अच्छा, एक और बात कह रहे हैं कि 3G लाइसेंस जो ऑप्शन होगा तो उससे 800 मिलियन एक्सपेक्टेड है. एक और आखिरी जो बात है वो कि US का जो हमारे उनको देना है अंडर कोलिशन सपोर्ट फंड is about 2.5 billion during billing up to May है वो. May 2011 तक 2.5 billion उनको हमें देना था. How do you see these cash flows coming in? Analyze कर लेते हैं. 2011 में we got $0 from the US administration under the coalition support fund या Kerry-Lugar bill, $0. So and government ने of course budget यही किया हुआ था almost I think 800 million under the coalition support and I think 500 under the Kerry-Lugar. So 1.3 billion budget था, $0 आए हैं. ये 2.5 में वो added है. ये अब उसमें ऐड कर लिया है इस साल के लिए. So अब relations किस तरह जाती हैं given के election year है पाकिस्तान में भी US में भी और टफ लाइन ली जा रही है दोनों कंट्रीज के अंदर. आई डोंट सी कि ये किस तरह रिलेशन नॉर्मलाइज हो सकती है एटलीस्ट दिस ईयर. मे बी पोस्ट इलेक्शंस जब दोनों कंट्रीज में न्यू एडमिनिस्ट्रेशंस आएंगी, होपफुली उससे जो है दे विल ब्रेक द आइस एंड लीड टू बेटर रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान US. तो शायद मे बी 2013 2014 टाइम यहाँ पे हैव टू टेक ए ब्रेक. नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं. नाज़रीन, वेलकम बैक. हम बात कर रहे हैं हाउ टू फंड द डेफिसिट्स. आपको पता है कि हमारी जो एक्सटर्नल बैलेंस में भी बहुत प्रॉब्लम है. हमें बहुत सारी रिपेमेंट इंटरनेशनली करनी है, उसके लिए हमारे पास फंड नहीं है. इंटरनली हमारे पास बड़े सीरियस प्रॉब्लम है डेफिसिट्स के. गवर्नमेंट ने जितना बोरो कर सकती थी बैंकों से बोरो कर लिया है. बैंक्स ने अब मना कर दिया उनको. दे आर बैक टू स्टेट बैंक एंड दे आर बोरोइंग. इस सिलसिले में हम बात करें शायम अली से, कंट्री इकोनॉमिस्ट फॉर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक. He has so far not given a very positive comment. He is also very pessimistic about the whole thing. शायद थोड़ी सी नीटी ग्रीटी पे जाते हैं. जो फ्यूचर इनफ्लोज की बातें हो रही हैं, एक तो सबसे बड़ा अमाउंट जो है वो 2.5 बिलियन की बात हो रही है जो CFS वालों को ये अंडर कोलिशन फंड है. उसके अलावा जो है 800 मिलियन फ्रॉम इतिसलात. दूसरे वो बात कर रहे हैं कि जी 3G लाइसेंस से 800 मिलियन आ सकता है. Do you see these things coming in during this year? First, let me correct you. I'm extremely optimistic about Pakistan's future, and the but reason not in for the that, near future. But I think the current policies will not get us there. That's my concern. कि जो current set of policies हैं हमारी, अभी तो मैं concerned है what will happen in 2012. So near-term future is of course determined by policies. Potential is huge in Pakistan, and that's why SEB has invested so much, because we do see huge potential. That's very good to hear. But you have been one of the banks who's been consistently here since long time, I believe. Before independence, in fact, SEB. You never closed your office or never diverted from here.
Never. Never. We've always been an emerging market bank, even during the British era. And it's not just Pakistan. Jitni bhi African states hain, Asian markets hain, we've had a presence since much long, almost 100 years, and so we've seen ups and downs. And one thing jo hai कि end of the day, your potential is really based on your human resources, your natural resources, and third is of course कि आपकी policies क्या हैं. अगर policies गलत हैं तो you can't benefit from your human or natural resources, and that's the case that we find in Pakistan today. Because of successive failures of our government policies, whether it's in the energy sector, whether it's on the fiscal side, we find ourselves in this situation जिसमें हमें हर 2-3 साल के बाद IMF के पास भाग के जाना पड़ता है कि जी बेल आउट दें हमें, हमारी सिचुएशन अनसस्टेनेबल हो गई है. एंड अनफॉर्चुनेटली जो आप बात कर रहे थे अभी कि जो 3-4 ऑप्शंस लिस्टेड हैं गवर्नमेंट की तरफ से एज अल्टरनेटिव्स टू द IMF अरेंजमेंट, these look extremely unrealistic in this day and age, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, रिस्की एसेट्स की एपेटाइट नहीं है मार्केट्स के अंदर. एवरीबडी इज बाइंग US ट्रेजरीज टुडे. लोग गोल्ड भी बेचना शुरू हो गए हैं. गोल्ड वाज कंसिडर्ड अ सेफ हेवन, उसको भी बेच के US ट्रेजरीज खरीद रहे हैं. एंड सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि वो किसी इमर्जिंग मार्केट रिस्की इकोनॉमी का डेट खरीदेंगी in today's market? I think very little, I think very small possibility. और उसके साथ साथ आपने बात की एतिसलात की कि कुछ पैसे आएंगे, बहुत पुराने हैं. तो ये we've been hearing since 2005 नहीं आए. I don't know क्या डिफरेंट किया है गवर्नमेंट ने. उम्मीद रख सकते हैं बट वी डोंट सी कि कोई टाइमलाइन नहीं हमें पता कि कब पैसे आएंगे, इस फिस्कल ईयर में आते हैं नहीं आते. Third is 3G. The 3G license. This is the only doable option जो हमें नज़र आ रही है on the table at this point. और उसकी वजह ये है कि we have a fairly vibrant telecom sector and the corporate results indicate that the financials of that corporate sector are still very strong despite increasing cost of doing business. Despite that, financials are good. They have strong international support from the parent companies. तो इस लाइसेंस की बिडिंग हो सकती है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. आई थिंक मार्च की बात गवर्नमेंट कर रही है, बट आई थिंक बिडिंग प्रोसेस हैज ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड. सो दे हैव ऑलरेडी गॉटन बिड्स फ्रॉम द डिफरेंट टेलीकॉम कंपनीज एंड होपफुली दे विल बी एबल टू रेज दैट मनी. एंड आई थिंक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की भी बात हुई है कि 500 मिलियन का लोन ले रहे हैं वहाँ से. दैट्स अ शॉर्ट टर्म 1 year high interest rate के ऊपर लोन होगा. What sort of interest rate we are talking about here? Market rates होंगी. So they will not be concessional rates. They will be market rates. Euro जो भी होगा, जो यूरो बॉन्ड की प्राइस होगी वही प्राइस होगी. And so that's an expensive but चले कुछ fallback plan तो है. So that's the situation that as we see it. End of the day जब तक हम अपनी energy policy को ठीक नहीं करेंगे, हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन है वो हमेशा यही रहेगी. रुपये के ऊपर प्रेशर रहेगा. हर साल 4-5% डिवैल्यूएशन हो जाएगी, कुछ सालों में ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि पेमेंट्स भी आ जाएंगी. सो आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. इसको ठीक करने में 4-5 साल लगेंगे. एंड व्हाट यू नीड इज एसेंशियली कि आप ऑयल इंपोर्ट्स को कर्ब करें एंड आप अपनी जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स मार्केट है उनको कंपेरेटिव करें प्राइसिंग के थ्रू. अगर आप लोअर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस उनको लगाते हैं, दे बिकम मोर कंपेरेटिव इन द मार्केट्स, आपकी एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ सकती है. सो एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज लिंक्ड टू योर एनर्जी पॉलिसी. आपकी जो इन्फ्लेशन है, आपकी रुपी डिवैल्यूएशन है, आपकी जो हाई फिस्कल डेफिसिट्स हैं, डेट पोजिशन है, एवरीथिंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एनर्जी पॉलिसी. जो आपने सिनेरियो पेश किया है उसके मुताबिक तो प्रॉब्ली जो मैं रियलिस्टिकली देख रहा हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2012 will end up depleting our foreign reserves to pay this. हम लोगों ने कैलकुलेशन यहाँ जो की थी कि almost 7 billion would be required for repayment alone during the whole year, including the IMF repayment. अगर 7 billion हमारे अभी 17 billion और so जो हमारे reserve से निकल जाते हैं, how it would impact the image of the country and overall situation? It's going to be very tough. State Bank reserves are actually $13 billion. अच्छा, 13 है.
the rest is commercial banks' money, so that cannot be used for making payments. So out of 13, if say 7 billion goes, but less 6 billion. So that is the situation. जब हम last time भी IMF के पास गए थे. अच्छा. So that's why general consensus यही है कि we don't have options. We have limited time. अगर अभी हम नई reforms करके IMF के पास जाते, there is a likelihood कि जो 2008 का crisis था उसकी एक repeat हम देखें, and that will be a very painful process क्योंकि अभी तक हमारी economy stabilize नहीं हो सकी from that shock. We still have record high inflation, double-digit inflation, and we still see कि growth नहीं आ रही पाकिस्तान के अंदर. We're underperforming other regional economies. So another shock of that magnitude or more will have extreme consequences. इन सब सिचुएशन में जो गवर्नमेंट भी बार बार कहते हैं, इमरान खान भी कहते हैं, सभी कहते हैं, एक फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं, दिस इज ओनली ब्राइट स्पॉट. अभी जैसे इन्होंने कहा कि दिसंबर में 19% इंक्रीज हुआ उसके अंदर, 1 billion plus some money has only come in December, which was much more than 19% more than the 2010 figure. इन सारे सिचुएशन में अब एक ही लाइट फ्रॉम द टनल नज़र आती है, वो फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानीज़ हैं जो रिकॉर्ड पैसे भेज रहे हैं और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर उनको सही माने में उनको टैप किया जाए, दे हैव मच मोर देन व्हाट वी सी. Most of these people have been there for last 30-40 years in working in the Gulf and other places. तो उनके बारे में एक एस्टिमेट ये है कि दे हैव क्यूमुलेटिव उनका जो टोटल सेविंग्स इज अराउंड 1000 बिलियन. कम होगा, $500 billion भी होगा, 500 billion भी हो, वेरी वेरी लार्ज अमाउंट. डू यू थिंक सम सॉर्ट ऑफ उनसे अगर हम कोई फंड रेज करने की कोशिश करें, स्पेशल फंड, ओनली ओवरसीज पाकिस्तान इज सब्सक्राइबिंग एंड इट इज मैनेज्ड आउटसाइड, कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट का उस पर हाथ ना हो जैसे कि 98 में हुआ था. डू यू थिंक सम पॉसिबिलिटी देयर अगर हम इंटरनेशनल मार्केट से उनको तो डिपॉजिट पे अभी उन्होंने रखा हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी मिनिमल. कंट्री रिस्क अपनी जगह पे है, उनका अपना मुल्क है, तो दे कैन टेक अ लिटिल बिट ऑफ कंट्री, दे आर टेकिंग ऑलरेडी. तो उनसे आप समझते हैं कोई चांस है कि हम उनसे 5-6 बिलियन रेज कर लें? Absolutely, I think that's a very good point. I think that's the only market जिसमें पोटेंशियल है पाकिस्तान को टैप करने की. हमारी जो वर्कर्स कम्युनिटी है आउटसाइड पाकिस्तान, प्रोडक्ट्स नहीं है अवेलेबल हमारे पास इन द मार्केट्स टुडे. Can Standard Chartered Bank come up with a fund like that? We're trying. हमने 5 बिलियन 6 बिलियन का रेज बहुत दफ़ा गवर्नमेंट को रीच आउट किया है कि आप नॉन रेजिडेंट बॉन्ड्स इशू करें. अच्छा. Which is what India does, which is what China does, and that is tapping जो savings हैं हमारे workers की, जो कि उनके banks में पड़ी हुई हैं, उनको tap करने की बात कर रहे हैं. And I would assume कि you can easily raise about $10 billion easily. आपको मैं शायद बताऊं, अभी at the moment there are some companies out of Dubai who are trying to raise fund in dollars at 3.74%. 4% के अंडर ही है. और वो कौन दे रहा है? Overseas Pakistanis, Indians, and that is they are replacing this borrowing जो उन्होंने यूरोप से की थी और जो डिफॉल्ट सिचुएशन ऑलमोस्ट उनके आ गई थी हमारा वगैरह की. तो ये देखिए कि दुबई गवर्नमेंट अगर ये कर सकती है, why not? These are our people whose money is being taken by Dubai now. दुबई जैसा रिच मुल्क अगर हमसे अप्रोच कर सकता है ओवरसीज वालों से, why not our own government? और आपने बड़ी अच्छी इंडिया की मिसाल दी. व्हेन आई वाज इन बहरीन in 89, this man Mohan Singh was the finance minister and they faced similar situation, crunch. So Mohan Singh came up with a bright idea. He said, why I go and borrow from international bank and they lower my credit and they put conditions, I'll borrow from my own people. और मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने क्या किया कि जो भी इंटरनेशनल मार्केट से उसे 2-3% ऊपर दे दिया. तो banks like Mine Bank, we had branch in Bombay and we said, okay, 2% is a good amount of money. तो हमने अपने स्टाफ को कहा कि भाई तुम हमसे बोरो कर लो बहरीन में और उसको प्लेस कर दो इंडिया में. 2% was enough to please everybody. And जहाँ तक कंट्री रिस्क का सवाल था, the Indian who were putting the money, they took the risk. They said, at the end of the day, it's my country. Even if I get Indian rupees, I get Indian rupees, not dollars. That's the worst scenario. तो ये एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है. ये पॉसिबिलिटी है एंड इट्स सरप्राइजिंग कि टैप नहीं किया गवर्नमेंट ने बिकॉज फंडिंग कंस्ट्रेंट्स भी हैं एंड दैट्स कंप्लीटली अनटैप्ड मार्केट.
and uska size bhi is significant. I mean, estimates are range between, like you said, $100 billion. So अगर आप even 10% उसको tap कर लें, $10 billion बन जाते हैं, you won't need to go to the IMF और मैं again. आपको बताऊं, I've been involved with this Overseas Investors Forum. वहाँ हमने वहाँ से बैठ कर सजेशंस तो दिए, nobody listened to us. नवाज शरीफ को भेजा, सबको भेजा. एक चीज़ और बताऊं कि countries like Sudan, country like Philippines, they put compulsory saving conditions on their citizens. Like Sudan, if you are a Sudanese national, when you go for renewal of your passport in Khobar or Riyadh, whatever, they ask you, have you contributed to the national saving fund, which is in dollars or rupees, their own currency, I don't know. They are being forced to save within their country. Philippines तो बहुत बड़े पैमाने पे करता है ये. Pakistan has never attempted that because they have never reached out to the people. आज ही मैं रिपोर्ट पढ़ा था जो आपने बात की, इसमें लास्ट पैराग्राफ ये है कि गवर्नमेंट विल मेक endeavor to raise more fund from overseas Pakistanis. What endeavor? We have been calling them for ages, for last 20 years, कि जो हमारे जो कैंप्स होते हैं लेबर के सऊदी अरेबिया में, यूएई वगैरह में, they're always outside this town, and these people get only one day to come to the city and make their transactions, which is on Friday, when the banks are closed. So they have no choice but to do this hundi thing. गवर्नमेंट ने तो कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी है. ये जो रेमिटेंस आ रहा है, बहुत कम है. आफ्टर डिडक्टिंग द रेमिटेंसेस विल गो थ्रू हुंडी इवन नाउ. गवर्नमेंट अगर उस पर ध्यान दे, रेमिटेंसेस कैन गो अप. अभी 12 है, इट कैन गो टू 20. एंड जैसा कि आपने कहा कि अगर इस गुड बैंक लाइक स्टैंडर्ड चार्टर, इफ दे लीड ए कंसोर्शियम या खुद वो फंड क्रिएट करें, गवर्नमेंट उसको बैक करे, ओवरसीज OPIF वगैरह के इदारे हैं जो मोबिलाइज करें लोगों को. अभी देखिए एक एवरेज ओवरसीज को क्या मिल रहा है, ½ % मिल रहा है US के डिपॉजिट पे, यूरोप में भी आधा मिलता है, पाकिस्तान में लाता है तो भी यहाँ पे 2-2.5%. दुबई ने 4.5% दिया तो लोग वहाँ लगा रहे हैं. अगर आप 6% देते मिसाल के तौर पे, क्या बुरा होगा? अपने ही मुल्क के लोगों को मिल जाएगा ज़्यादा प्रॉफिट, तो क्या बुरा है? 6% is much better than 14% you are talking about. Absolutely. I think it's worth exploring. और I'm surprised कि अभी तक, और हमने भी बहुत दफ़ा अप्रोच किया गवर्नमेंट को, giving exactly this idea कि you can lower your cost of external funding, but unfortunately we haven't seen any progress towards this, which is very unfortunate. क्योंकि एक तो इसमें थोड़ी सी legislative issues थे, because if you want to launch international sukuk, तो there has to be some assets which have to be behind it. अगर for instance Tharkol का ये sukuk करते हैं in the international market, I mean that's a huge project. You need funding for it, and I'm sure our Pakistanis living abroad would be happy to invest in it. They're very interested in Tharkol because the 195 billion ton of coal. उसका थोड़ा सा भी पोर्शन अगर उनको दे दिया जाए, I mean, that would be. Even there was a suggestion from OPIF कि why don't you declare a part of that. There's a huge coal mine starting from Thatta onwards. कुछ एरियाज को आप कहते हैं कि जी ओवरसीज वालों के लिए ही है, वहाँ से आप कोयला भी निकालें, एनर्जी बनाएं, इंडस्ट्री लगाएं, some sort of a free trade zone where nobody would come and bother you from the government side. Believe me, 10-20 billion 30 billion तो आना कोई मसला ही नहीं है. People are sitting with cash and they know energy. आप जैसे बार बार कह रहे हैं, energy is everything. What better investment for them than energy? 10,000 मेगावाट की प्लांट लगा के बैठ जाएं, जिंदगी भर के लिए रिटायर कर जाएं. Absolutely. फिक्स रेट पे आप ग्रिड में दे दें, and then from that बिजली they can make some other industries and all things. There are possibilities in the case of Pakistan, but we are not able to tap. So that's what the whole issue is. Huge potential, but weak performance, and that's why we're here today. चले, I hope कि हम लोग ऐसे बातों से शायद existing rulers को और जो potentially हम आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि there are good options are coming up. The good thing is, if democracy continues, options like Musharraf and PTI will come up. And they're still open. The good thing about PTI is that they have not still taken a firm stand on these issues. But as you said, he always talks about tough reforms. He's ready to, Imran is ready to take tough decisions. See, it's actually very good to see that, itna unpopular issue hai,
और उसको कोई पॉलिटिशियन करना। टैकल कर रहा है या एटलीस्ट बात कर रहा है उसके बारे में, इट इंडिकेट्स सीरियस। रेस्ट ऑफ आवर पॉलिटिशियंस अनफॉर्चुनेटली बात ही नहीं करते इस मामले में। कुछ का तो मैंने सुना है कि जी हम टैक्स ही काट देंगे, 5% पे ले आएंगे, 12 फ्रॉम 16% 5% पे ले आएंगे टू प्लीज देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। यू नो कि दे नॉट सीरियस। आपको पता है कि वो ना कर सकते हैं और ना करेंगे जब हुकूमत में आएंगे। सो इट इंडिकेट्स कि उनकी जो नीयत है वो सही नहीं है। सो एटलीस्ट अगर कोई बात करता है तो वो अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी तरह मुशर्रफ चाहे तो ले ले, जो स्टैंड लेना है उसका क्या चांस है जीतने का ना जीतने का। लेट हिम टेक सम डिसीजंस व्हिच आर टफ, लाइक ही स्पोक अबाउट इजराइल दैट डे, वेरी करेजियस पॉइंट। इफ ही थिंक्स इज द राइट थिंग टू डू, नॉर्मल रिलेशनशिप विद इजराइल, आप उनसे बात करेंगे तब तो पैलेस्टाइनियन मसले को हल करेंगे। आप खाली लड़ते रहेंगे तो नहीं होगा। पाकिस्तान मसला तो हल कर ले। तो इस तरह की देखिए ना, जस्ट वन डे बिफोर द जलसा ही डिड दैट, he indicates that he has the guts to take unpopular decisions, and that's what is required here. Tough decisions to make the country good for very long time, and the future is, of course, I agree with you, is very, very good. So I'm very thankful to you for your coming and giving such good advice to everybody. Nazin, ये how to fix our deficits पे हमने बात की, how to bridge the gap. अभी जो short term में हमें हालात बड़े ख़राब नज़र आ रहे हैं। 2012 is going to be very tough unless very innovative options are tapped. Like हमने overseas पाकिस्तानी fund की बात की, IMF से शायद ने बिल्कुल सही कहा कि whether we like it or not, we have to go back to them and we have to take all those unpopular measures which we have to. और IMF का बात ये है कि सिर्फ वो फंड रेजर नहीं है, वो also आपके क्रेडिट रेटिंग को भी फिक्स करता है। अगर दे टेक ए नेगेटिव व्यू, दैट गिव्स ए वेरी नेगेटिव व्यू टू द ऑल लैंडर्स, और उसके बाद आपके पास जो है ना बोरिंग की जो है ना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वो हैं जो ये सब कुछ देखते हुए वहाँ से इन्वेस्टमेंट भेजे जा रहे हैं दबा के, हर महीने इजाफा हो रहा है। 1 बिलियन इन दिसंबर इज़ अ रिकॉर्ड फिगर। तो अगर उनको टैप किया जाए, उनके पेट्रोटिज्म को टैप किया जाए, उनको इंसेंटिव भी दिया जाए। अभी वो आधे %, 1% पे इन्वेस्टमेंट रख रहे हैं दुनिया भर में, अगर उनको हम 6% का देते हैं, इवन टेकिंग केयर ऑफ द कंट्री रिस्क, that would be quite attractive, like the Indian experience and others. We can even force them, based on the passport renewal, to deposit certain amount of fund every year in a fund, internationally managed fund, जो सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो, पाकिस्तानी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हो, पाकिस्तानी स्टॉक में हो या शेयर में हो. That can give them a very good retiring thing. This was done in Korea. उस फंड के बेसिस पे most of the Koreans went back and they have retired, and their investments have grown 20-30 times. Pakistan has a lot of options. Pakistan has a lot of things available. जैसे हमने थरकोल की बात की, अगर इसको properly देखा जाए, इस पे काम किया जाए, and if we take advice from good banks like Standard Chartered Bank, who are here for last 100 years, they know all the realities of this market and they're very sincere with the country, we can jointly work out some things like this. इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।